सो डीसी मशीन्स की मैथमेटिकल मॉडलिंग में सबसे पहले हम बात करेंगे मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ डीसी मोटर की। सो अब हम कंसिडर कर रहे हैं एक डीसी मोटर विद फिक्स्ड फील्ड, मींस के परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर है जिसमें एक्सटर्नल स्टेटोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो फिक्स्ड है। एंड दिस डीसी मोटर इज बेसिकली ड्राइविंग एन इनर्शियल लोड और मैकेनिकल लोड। सो आउटपुट पे एक मैकेनिकल लोड जो है वो ये मोटर ड्राइव करेगी। सबसे पहले अब हम इसके बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एक्शन की। सो इलेक्ट्रिकल एक्शन इज डिपेंडेंट अपॉन आर्मेचर सर्किट। जिसमें ये कंप्लीट आर्मेचर वाइंडिंग का सर्किट आ जाएगा और इसमें बेसिकली स्टार्ट होगा बाय अप्लाइंग इनपुट वोल्टेज जो कि हम आर्मेचर वाइंडिंग के दोनों टर्मिनल्स पे सप्लाई करेंगे। ये इनपुट वोल्टेज सप्लाई करने के बाद बेसिकली जो ये आर्मेचर की वाइंडिंग है, इस आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर करंट फ्लो करेगा और बेसिकली अब इसका हम कंप्लीट सर्किट डायग्राम देखेंगे कि ये आर्मेचर के सर्किट डायग्राम, वाइंडिंग का सर्किट डायग्राम क्या होगा। आर्मेचर का इलेक्ट्रिकल सर्किट कुछ इस तरह से होगा कि ये एक क्लोज्ड लूप बनेगा, एक मैश बनेगी जिसमें स्टार्ट हम ले रहे हैं इनपुट वोल्टेज से। देन इसके अंदर आर्मेचर जो वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग की कोई ना कोई रेजिस्टेंस है जिसको हम आर ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसी तरह से आर्मेचर वाइंडिंग वाउंड होने की वजह से उसमें कोई ना कोई इंडक्टेंस भी आर्मेचर की वाइंडिंग के अंदर आ रही होगी जिसको हम एल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसी तरह से जो लास्ट पार्ट है इसके अंदर दैट इज रिवर्स वोल्टेज। रिवर्स वोल्टेज या बैक ईएमएफ हम इसको कहेंगे। ये बैक ईएमएफ भी इसके अंदर जनरेट होगा जो कि इस पूरे सर्किट के अंदर अपोजिंग इफेक्ट दे रहा है। So you can have an idea about back EMF here. So according to Faraday's law, जिसमें हमने बात की थी कि अगर हम एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई करें वाइंडिंग को, तो बेसिकली उसके अंदर मैकेनिकल एक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। और रिवर्स में जिस तरह हम जनरेटर की बात करते हैं कि अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल को अगर रोटेट करते हैं तो उसके केस में ईएमएफ भी इंड्यूस होता है। बेसिकली ये दोनों एक्शंस इकट्ठे एग्जिस्ट कर रहे होंगे। जब हमने मोटर के केस में जो सा वो इनपुट वोल्टेज वी आई सप्लाई किया, तो देन रोटर के अंदर मोशन प्रोड्यूस हुआ एंड ड्यू टू दिस रोटर्स मोशन इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगेन जो सा वो इस मोशन की वजह से कोई ना कोई जो सा वो रिवर्स करंट भी इंड्यूस हो रहा होगा इस आर्मेचर वायरिंग के अंदर। ओके, ये पूरे सर्किट के अंदर जो सा वो कोई रिवर्स करंट भी आना है जो कि इस आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर जनरेट हो रहा होगा ड्यू टू मोशन इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बट उसका इफेक्ट कम होगा क्योंकि बेसिकली जो ये मोशन प्रोड्यूस हो रहा है, ये मोशन प्रोड्यूस हो रहा है बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल वोल्टेज। ये इफेक्ट ज़्यादा है, जबकि जो इस मोशन के इफेक्ट में रिवर्स करंट प्रोड्यूस होना है वो बेसिकली होगा तो ज़रूर, लेकिन वो काफ़ी कम होगा, मिनिमम होगा, बिकॉज दैट इज कमिंग इन रिएक्शन ऑफ दिस मोशन। वो ये रिवर्स वोल्टेज है एंड दैट इज बेसिकली रिवर्स वोल्टेज इज इक्वल टू के वी डी थीटा बाई डी टी। डी थीटा बाई डी टी इज बेसिकली रोटेशनल वेलोसिटी, रोटेशनल स्पीड। इट इज़ अ यूनिवर्सल लॉ के बेसिकली जो रिवर्स वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, अगर मैं इसको ई से रिप्रेजेंट करता हूँ तो रिवर्स वोल्टेज इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोटेशनल स्पीड। मीन्स के जितनी मोटर की रोटेशनल स्पीड ज़्यादा होगी उतना ही रिवर्स वोल्टेज जो है वो जनरेट होगा। एंड इसी इक्वेशन को, रिलेशनशिप को जब मैं इक्वेट करता हूँ तो आई कैन राइट इट एज ई इज इक्वल टू के वी ओमेगा। ओके, एंड के वी इज वोल्टेज कांस्टेंट। ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। रिवर्स वोल्टेज इज बेसिकली इक्वल टू वोल्टेज कांस्टेंट इनटू स्पीड, रोटेशनल स्पीड ओमेगा। ओके, या डी थीटा बाई डी टी। जितनी स्पीड ज्यादा होगी उतना ही हमारे पास जो रिवर्स वोल्टेज है ये ज्यादा होगा। Now we have to apply mesh analysis और loop analysis और KVL in this loop. KVL अप्लाई करने के लिए हमें जो है वो हर एलिमेंट के वोल्टेजेस की वैल्यूज चाहिए। हेयर इनपुट वोल्टेज इज गिवन और यहाँ पे हमें बैक ईएमएफ वोल्टेज जो है, रिवर्स वोल्टेज की वैल्यू भी गिवन है। एंड फर्दर बेसिकली अब हमें आर्मेचर रेजिस्टेंस और आर्मेचर इंडक्टेंस के वोल्टेजेस की इक्वेशन लिखनी है। यहाँ पे आर्मेचर करंट की हमें डायरेक्शन दी हुई है
एंड दिस आर्मेचर करंट इज बेसिकली द आउटपुट वेरिएबल, और हम आर्मेचर करंट की फॉर्म के अंदर केवीएल की इक्वेशन लिखेंगे। उसके लिए सबसे पहले अगर हम आर्मेचर रेजिस्टेंस की बात करें तो इसको अगर हम साइन असाइन करते हैं तो वी सॉ द डायरेक्शन ऑफ आर्मेचर करंट। पॉजिटिव हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आर्मेचर करंट, आर्मेचर रेजिस्टेंस में आर्मेचर करंट फ्लो कर रहा है। इसी तरह से यही साइन हम आर्मेचर इंडक्टर्स को भी असाइन करेंगे, इंडक्टर के लिए भी यही साइन आ जाएगा। नाउ अब हम अगर केवीएल की इक्वेशन इसके लिए लिखें, सो फॉर केवीएल वी हैव टू सी द डायरेक्शन ऑफ आर्मेचर करंट, और आर्मेचर करंट की डायरेक्शन को देखते हुए हम जो है वो अब सब वोल्टेजेस को सम करेंगे, और समेशन ऑफ ऑल वोल्टेजेस विल बी इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम इन एलिमेंट्स के वोल्टेजेस की इक्वेशंस लिखेंगे। वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस इज V इज इक्वल टू आई आर। ये इसकी जो इक्वेशन वैल्यू बनेगी, दैट इज आई ए इंटू आर ए। ओके, और इसी तरह से इंडक्टर की बात करें तो वोल्टेज ऑफ इंडक्टर इज V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। इस हवाले से इस तरह से जब हम लिखेंगे, दिस voltage equation of this inductor will become LA into DIA by dt। अब हमारे पास वोल्टेज इक्वेशंस ऑफ ऑल एलिमेंट्स कंप्लीट हो चुकी हैं। नाउ वी कैन राइट द केवीएल इक्वेशन। सबसे पहले अगर हम इंडक्टेंस की रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस का वोल्टेज जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन से नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ इसमें आई ए करंट फ्लो कर रहा है, विच इज स्ट्रेट डायरेक्शन, और ये पॉजिटिव वोल्टेज होगा। वी कैन राइट इट एज प्लस आई ए इंटू आर ए। इसी तरह से इंडक्टर के वोल्टेज की बात करें तो इंडक्टर के वोल्टेज में भी करंट जो सा वो कन्वेंशनल डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मींस टुवर्ड्स राइट। ये भी पॉजिटिव वोल्टेज होगा। दिस विल बिकम नाउ प्लस एल ए डी आई ए बाई डी टी। नेक्स्ट रिवर्स वोल्टेज में देखें तो रिवर्स वोल्टेज में भी करंट, मेजर करंट, क्योंकि काउंटर क्लॉकवाइज है, सॉरी क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज के केस में ये भी अब आर्मेचर करंट जो सा वो फ्रॉम हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज फ्लो करेगा। मैं दैट मीन्स कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रहा है। पॉजिटिव कन्वेंशनल में फ्लो कर रहा है, तो ये पॉजिटिव वोल्टेज होगा। दिस विल बिकम प्लस के वी डी थीटा बाई डी टी। एंड नेक्स्ट अगर हम इनपुट वोल्टेज की बात देखें तो इनपुट वोल्टेज में जो करंट की डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, ड्यू टू आई ए इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अब यहाँ पे बेसिकली जो करंट इस वोल्टेज सोर्स के लिए होगा वो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल जा रहा है। जो कि ऑपोजिट कन्वेंशन है। ऑपोजिट कन्वेंशन का मतलब है कि ये फ्रॉम जब भी करंट लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ जाएगा तो दैट मीन्स कि वो नेगेटिव वोल्टेज कंसिडर होगा। दिस विल वी आई विल बिकम negative voltage, so minus VI, and summation of all these voltages is equal to 0। ये हमारे पास अब KVL की इक्वेशन कंप्लीट हो गई है। एंड नाउ एज पर कन्वेंशन हमें इस इक्वेशन को रीअरेंज करना है इस तरह से कि हम सोर्सेज को राइट साइड पे ले जाएंगे और बाकी जो उनसे एलिमेंट्स के वोल्टेजेस हैं वो एक साइड पे हमारे पास रहेंगे। इफ आई रीअरेंज दिस इक्वेशन, फाइनली आई विल गेट दिस इक्वेशन ऑफ KVL। ये हमारे पास जो सा वो फाइनल इक्वेशन आ जाएगी इस केस में इस इलेक्ट्रिकल एक्शन की। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर हम बात करें इस आर्मेचर इंडक्टेंस की, आर्मेचर इंडक्टेंस जो है ये बेसिकली वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है इस पूरे के पूरे सर्किट में। टू कीप द एफिशिएंसी हायर ऑफ द मोटर, मोटर के ज़्यादा एफिशिएंसी के लिए कोशिश की जाती है कि जो आर्मेचर वाइंडिंग हुई हुई है, ये आर्मेचर वाइंडिंग बेसिकली इंसुलेटेड वायर्स हों। ओके, ये जब वायर्स आपस में इंसुलेटेड होंगी तो इसमें जो है वो इंडक्टेंस का इफेक्ट काफ़ी कम आएगा। ये बेसिकली जो सा वो इस हवाले से हम कोशिश करते हैं कि इस आर्मेचर वाइंडिंग की जो बेसिकली इंडक्टेंस है वो कम से कम हो। फॉर दैट वी मस्ट चूज द प्रॉपर इंसुलेशन ऑफ दिस वाइंडिंग ऑफ वायर। In that case, we should take care that के इंडक्टर की जो इंडक्टेंस है that approaches to 0।
सो इसको हम मिनिमाइज करें. सो व्हेन वी विल मिनिमाइज द आर्मेचर इंडक्टेंस, सो देन दिस voltage will become zero, and we will be only left with this equation in which input voltage is equal to voltage of armature wire. सो रेजिस्टेंस की वजह से जो इसमें वोल्टेज आ रहा है एंड बैक ईएमएफ रिवर्स वोल्टेज कितना है, सो इसके अगेंस्ट जो सा वो ये सारा वोल्टेज होगा. सो ये इसका इलेक्ट्रिकल एक्शन कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट हम बात करेंगे अब इसके मैकेनिकल एक्शन की. जब हम इसी डीसी मोटर के मैकेनिकल एक्शन की बात करें इन विच इट इज ड्राइविंग एंड मैकेनिकल लोड, सो इस केस में हमने देखा तो स्टार्ट जो बेसिकली होगा अब मोटर का. मोटर के अंदर जो मैकेनिकल एक्शन है वो बेसिकली उसका रोटर है. इलेक्ट्रिकल एक्शन के रिजल्ट में आप देख सकते हैं कि ये मैकेनिकल एक्शन प्रोड्यूस हो रहा है जिसमें रोटर रोटेट कर रहा है. रोटर को रोटेशन के लिए ज़रूरी है कि इसके अंदर कोई टॉर्क भी होगा. ऑब्वियसली इसमें थीटा की डायरेक्शन है जो कि मोशन प्रोड्यूस हो रहा है. इसी तरह से यहाँ पे कोई ना कोई टॉर्क भी है. ये इंड्यूस टॉर्क होगा मोटर के केस में, और यही इंड्यूस टॉर्क अब बेसिकली मोटर के लोड को, इनर्शियल लोड को रोटेट करवा रहा है. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मोटर की शाफ्ट है, इस मोटर की शाफ्ट के साथ कोई ना कोई आगे मैकेनिकल लोड भी कनेक्टेड होगा जिसके इनर्शिया को मैं जे एल से रिप्रेजेंट करता हूँ. और इसी तरह से इस शाफ्ट का अपना भी रोटर का अपना भी इनर्शिया है, जिसको मैं जे ऑफ एम से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, मोटर इनर्शिया. और इसी तरह से फर्दर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोई ना कोई बेरिंग भी है. इस बेरिंग की वजह से यहाँ पे कोई ना कोई डैम्पिंग इफेक्ट भी आ रहा होगा, फ्रिक्शन भी आ रही होगी, जो कि हमने रोटेशनल डैम्पर से रिप्रेजेंट किया है. ये सारी चीज़ें मैकेनिकल एक्शन के अंदर होंगी. तो फर्दर अब हम मैकेनिकल एक्शन की सिंप्लीफाइड डायग्राम देखते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज इनपुट induced torque. This is torque, and this induced torque is basically is equal to KTIA. यहाँ पे हम एक और रिलेशनशिप देखेंगे which is relationship between electrical and mechanical forces, and that is basically torque. जो induced torque है, that induced torque is basically directly proportional to armature current. दैट मीन्स जितना आर्मेचर करंट ज़्यादा होगा उतना ही टॉर्क ज़्यादा इंड्यूस होगा. और जब मैं इसी रिलेशनशिप को इक्वेट करूं, देन इट विल बिकम सम कांस्टेंट के टी इनटू आर्मेचर करंट. दिस के टी इज टॉर्क कांस्टेंट. ये मोटर का टॉर्क कांस्टेंट है. और ये बेसिकली अब जितना आर्मेचर करंट ज़्यादा है उतना ही टॉर्क इंड्यूस्ड होगा. इंड्यूस्ड टॉर्क इज बेसिकली यहाँ पे हमने उसकी वैल्यू देखी है कि वो के टी आई ए के इक्वल है. और इसी तरह से रोटेशन और थीटा डायरेक्शन भी हमें मोटर के रोटर की या मोटर की शाफ्ट की गिवन है. एंड दिस इंड्यूस्ड टॉर्क इज बेसिकली इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा. और ये मोटर जो है वो बेसिकली एक इनर्शियल लोड को ड्राइव कर रही है. हेयर यू कैन सी कि ये लोड का इनर्शिया है जे एल. मोटर के आगे कोई भी लोड कनेक्टेड हो सकता है, मे बी वो किसी फ्लाई व्हील को चला रहा है या आगे किसी और मैकेनिकल कंपोनेंट को ड्राइव कर रहा है. इसी तरह से हम मोटर के रोटर की अपनी बात करें तो मोटर के रोटर का अपना भी इनर्शिया है विच इज रिप्रेजेंटेड एज जे एम. और इसी तरह से बी एम फ्रिक्शन जो है वो आप देख सकते हैं, ये शाफ्ट का जो मैकेनिकल कांटेक्ट है स्टेटर बॉडी के साथ. ये बेसिकली वहाँ की फ्रिक्शन है, जिसको हम बेसिकली बेरिंग फ्रिक्शन भी यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं. अब मोटर की एफिशिएंसी फर्दर और अच्छी करने के लिए कोशिश की जाती है कि ये बी एम जो है, ये मोटर के जो डैम्पिंग है या फ्रिक्शन है, इस फ्रिक्शन को कम से कम रखा जाए. व्हेन वी विल मिनिमाइज दिस बी एम, देन इस बी एम को ख़त्म कर देंगे तो उसके बाद हमारे पास टोटल इनर्शिया अगर हम सम अप कर लें तो टोटल इनर्शिया विल बी द लोड इनर्शिया प्लस मोटर इनर्शिया. मोटर इनर्शिया और लोड इनर्शिया को अलग अलग लिखने की बजाय हम उसको टोटल इनर्शिया कंसिडर कर सकते हैं बाय समिंग बोथ इनर्शियाज. अब अगर हम इस रोटेशनल मैकेनिकल कंपोनेंट की डिफरेंशियल इक्वेशन लिखें, देन बेसिकली वी विल start by writing equation by inertial torque. Inertial torque में हम J की बात करेंगे, that means J into
double derivative of angular position, so which is angular acceleration, so d theta by dt, double derivative. So this inertial torque will be equal to now all other torques acting on this body. सो इस केस में हमने देखा है कि जो थीटाज इन द डायरेक्शन, जो टॉर्क्स इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा, दोज विल बी कंसिडर्ड पॉजिटिव एंड अदर टॉर्क्स विल बी कंसिडर्ड एज नेगेटिव. सो अगर फ्रिक्शनल टॉर्क की बात करें तो हमने ये बात की हुई है कि फ्रिक्शन डैम्पर का जो भी टॉर्क होगा वो हमेशा ऑपोजिट टू थीटा डायरेक्शन के अंदर होगा. सो बिकॉज दिस इज पावर डेसिपेटिंग एलिमेंट, सो ये पावर को जो सा वो ओवरऑल टॉर्क को कंज्यूम कर रहा होगा. सो दिस विल बिकम and this is speed based, so this will become bm into d theta by dt. Okay, so first derivative of theta means speed. So अब अगर हम जो सा वो इस इन टॉर्क्स की इक्वेशन लिखें, सो फर्स्ट हम बात करते हैं अगर टॉर्क की, इंड्यूस टॉर्क की के टी आई ए के इक्वल जो है, सो दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा एंड दैट विल बी पॉजिटिव टॉर्क. सो दिस विल बिकम के टी आई ए. और इसी तरह से अगर हम डैम्पर की टॉर्क का बात करें तो दैट विल बी नेगेटिव टॉर्क बिकॉज इट इज इन ऑपोजिट ऑफ थीटा डायरेक्शन. सो दैट विल बिकम बी एम डी थीटा बाय डी टी. सो जिस तरह से हमने बात की है कि फॉर बेस्ट एफिशिएंसी वी विल ट्राई के जो बी एम फ्रिक्शन है वो उसको हम नेग्लेक्ट करें, सो दैट बी एम फ्रिक्शन विल बी नियरली इक्वल टू जीरो. सो उस केस में ये जो टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन है या डैम्पर है, so that will be equal to zero and we will left with only these two torques. So the inertial torque in which we have written J, so J is the total inertia which is equal to summation of load inertia plus motor inertia into acceleration and that is equal to induced torque. Okay, so ये mechanical action की differential equation है complete. सो अब बेसिकली अब हमें नेक्स्ट स्टेप के अंदर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एक्शन दोनों की डिफरेंशियल इक्वेशंस को आपस में कनेक्ट करना है. सो नाउ वी विल टेक लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दीज मोटर इक्वेशंस विद जीरो इनिशियल कंडीशंस. सो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों की डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे. सो इफ वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रिकल इक्वेशन, इट्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म विल बी इज इक्वल टू वी आई ऑफ एस is equal to RA is constant and current is the variable, तो उसका Laplace transform आ जाएगा. So RA into IA of S and then KV is constant, so this voltage constant will come same and d theta by dt. So first derivative of theta है, so first derivative will be replaced with S and theta of S, so capital theta of S and initial condition 0 है. So this will be the electrical equation, electrical equations Laplace transform. और इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो हम अब मैकेनिकल इक्वेशन के Laplace transform को देखेंगे. सो हेयर अगर हम मैकेनिकल इक्वेशन का Laplace transform लें, so then this inertia is constant, so I can completely write it as J और उसके बाद डबल डेरिवेटिव ऑफ थीटा. ओके, सो डबल डेरिवेटिव विल बी कन्वर्टेड एज एस स्क्वायर एंड थीटा की जगह थीटा ऑफ एस, कैपिटल थीटा आ गया एंड जीरो इनिशियल कंडीशंस हमने ज्यूम किया तो आगे सारी इनिशियल कंडीशंस इसमें जीरो होंगी जो कि एस थीटा ऑफ जीरो माइनस थीटा डेरिवेटिव ऑफ जीरो होंगी. सो दैट विल बी जीरो, इसलिए हम उनको नहीं लिख रहे. is equal to kt, again torque constant, so ये as it is आ जाएगा and ia is armature current, so armature current का Laplace transform इस तरह से आ जाएगा. So this will be the Laplace transform of mechanical equation. So इस तरह से हमने Laplace transform ले लिया दोनों इक्वेशन को और उनको कंबाइन करके लिख लिया. So in next step, basically we will solve these two equations for theta of s. So यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये interdependent relationships हैं इन equations के अंदर. So here you can see कि जो armature current है, so that is also appearing in electrical equation and also appearing in mechanical equation. और इसी तरह से जो हमारे पास थीटा ऑफ एस पोजीशन है वो भी इलेक्ट्रिकल इक्वेशन में भी आ रहा है और मैकेनिकल इक्वेशन में भी आ रहा है. ओके,
सो ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं बेसिकली, और इंटरडिपेंडेंट ये बेसिकली रिलेशंस हैं। सो इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप्स यहाँ पे जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की इक्वेशंस के हैं, सो याद रखें कि ये दो जो सा वो बेसिक इक्वेशंस हैं मोटर्स या जनरेटर्स के केस में, डीसी मशीन्स के केस में। सो फर्स्ट इज रिवर्स वोल्टेज, that is equal to uh, kV voltage constant into omega, and torque, that is equal to kt torque constant into armature current. So these two relationships are basically uh, interdependent relationships of electrical and mechanical components. So mechanical torque is related to electrical armature and current, and mechanical speed is basically related to electrical reverse voltage. Okay, so इन दोनों relationships की वजह से ये दोनों simultaneous equations हैं. So we will solve this simultaneously. So theta of s के लिए अगर हम इस equations को solve करें, so here we got the relationship of output over input. So theta position is the output divided by input, जो कि इस पूरे सिस्टम में applied voltage है. So here we got the ratio of output over input. So ये सारी equation manipulate करने के बाद ये चीज बनेगी. सो इस इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए 1/kV जो था, सो इट इज रिटन एज km, विच इज मोटर कांस्टेंट. सो km इज मोटर गेन कांस्टेंट. इसी तरह से यहाँ पे जो हम टॉ की बात कर रहे हैं, सो दिस टॉ इज मोटर्स टाइम कांस्टेंट. ओके, सो ये मोटर का टाइम कांस्टेंट है, विच इज इक्वल टू 1/दिस थिंग. सो एक्चुअली दिस थिंग, सो इस चीज के इक्वल जो सा वो मोटर का टाइम कांस्टेंट है. दिस इज नॉट टॉर्क, दिस इज टाइम कांस्टेंट विच इज रिप्रेजेंटेड आल्सो रिप्रेजेंटेड एज टॉ. ओके, सो ये यहाँ पे टाइम कांस्टेंट RAJ/kT into kV के इक्वल होगा. So this is the complete modeling of DC motor which is driving an inertial load. So इस complete motor को हम जो सा वो इस equation के साथ लेके चलेंगे और इस equation से represent कर सकते हैं.